Hi everyone, hope everyone of you is doing good. I welcome you to this new session of Design of Steel Structure with me, Shashank Avasthi. This is our lecture number 9. We have completed 8 lectures. I congratulate you for completing those 8 lectures successfully. This is the 9th lecture in the series of Design of Steel Structure by me, Shashank Avasthi. So let us begin. देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कहाँ से छोड़ा था उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव डन इज, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा आसानी जाएगी. ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर में हमने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 8 में क्या करवाया था, हमने एक मोमेंट फ्री कनेक्शन की डिज़ाइन की थी. इसके स्टेप्स मैंने बताए थे आपको सारे. ये दोनों वेल्ड्स की अलग अलग लेंथ होती है, ये मैंने आपको बताई थी इसमें. देन आई हैव ऑल्सो मेड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लॉट वेल्डिंग, और यहाँ वेल्डिंग अगर 3 जगह पे हम लोग कर देंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे लेंथ. फिर उसके बाद आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टेंशन मेंबर एंड व्हाट इज शियर लैग, ये मैंने डिफाइन किया था. फिर मैंने शियर लैग की कुछ एग्जांपल भी बताए थे कि शियर लैग किस सेक्शन में होता है और किस सेक्शन में नहीं होता. तो जिस सेक्शन में शियर लैग नहीं होता उस सेक्शन में वी हैव टू अज्यूम दैट सेक्शन टू बी यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर, है ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है. ठीक है, और जो एंगल सेक्शन होता है दैट एंगल सेक्शन माइट एंगल सेक्शन हैज shear lag, but that shear lag can be removed by use of lug angle. फिर मैं लग एंगल के बारे में बताया था कि लग एंगल के 2 होते हैं. पहली बात तो वो shear lag को रिमूव करवा देता है, और दूसरी बात क्या करता है, इट डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ ऑफ द मेंबर को डिक्रीज कर देता है. ठीक है, देन आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि लॉन्ग जॉइंट जो होते हैं, लॉन्ग जॉइंट क्या होते हैं. लॉन्ग जॉइंट के लिए दोनों क्राइटेरिया, वेल्ड का क्राइटेरिया अलग होता है, बोल्ट का क्राइटेरिया अलग होता है. ये दोनों क्राइटेरिया अगर होते हैं तो अनबटनिंग फेलियर भी डिस्कस किया था हमने. ठीक है, और कैसे उसको रिमूव करना होता है, लग एंगल की मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं. देन आई हैव ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिप लेंथ. ग्रिप लेंथ क्या होती है, ग्रिप लेंथ से क्या इफेक्ट होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सब डिस्कस हो गया है. देन आई हैव ऑल्सो डिस्कस द स्लेंडरनेस रेशियो इन द लास्ट लेक्चर. स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो की कुछ टिपिकल वैल्यूज होती हैं हमारे पास अलग अलग केसेस में. केबल टेंशन, प्योर टेंशन मेंबर, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस बाय विंड, प्योर कंप्रेशन मेंबर, ये 3-4 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा. फिर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बताया था मैंने कि क्या रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का फिनोमिना होता है. फिर मैंने आपको एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था ऑन द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमने लेंथ निकाली थी. ठीक है, मेंबर की. So this was all which we have covered in the last lecture. From today we are today's agenda, आज के जो lecture है उसका agenda ये है कि we are going to begin with the load carrying capacity of tension member, and then we are going to complete the net the calculation of the net area calculations. ठीक है, नेट एरिया का कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे. तो मोस्टली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट विथ टेंशन मेंबर. हमारा कंप्लीट हो जाएगा टेंशन मेंबर, एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर. ये हमारा आज का एजेंडा है. मोटा मोटा एजेंडा बता दिया मैंने आपको, बेसिक्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर. ठीक है, तो ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो सबसे पहले तो हमें एक टॉपिक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड लास्ट टॉपिक है किसी भी टेंशन मेंबर का टॉपिक यूनिट लोड कैरिंग कैपेसिटी है. वी हैव टू कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ टेंशन मेंबर. उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं. अब देखो, ये फॉर्मूले काफी सिमिलर आपको लगेंगे. मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूले आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ. And then it is going to be very easy for you to understand that you already know these formulas. ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था क्या इससे पहले कभी? याद करने की जरा कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो. ऐसा कुछ फॉर्मूला देखे हैं क्या पहले, इससे जस्ट पहले कहीं देखा है क्या?
Have you seen both these formulas before? Remember? ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये दोनों याद है? हाँ सर, यस वी रिमेम्बर, आप यही कहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है सर। ये तो सर ग्रॉस एरिया यील्डिंग का क्राइटेरिया है ना? हाँ 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 हाँ, समझ गया। तो ग्रॉस एरिया यील्डिंग के क्राइटेरिया से ये लोड मिलेगा, है ना? और ये क्या है? ये है नेट सेक्शन रप्चर का क्राइटेरिया। नेट सेक्शन रप्चर का क्राइटेरिया है ये। ओके सर, तो ये तो सर आपने एक जगह पढ़ाया था इससे पहले, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में। ये तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हुआ करती थी आपने जब कनेक्शन पढ़ाया था तो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ मुझे, टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग कब होगी? कोई भी मेंबर कब फटता है? टीयरिंग मतलब क्या? किसी भी मेंबर को फाड़ देना। तो कोई भी मेंबर कब फटेगा? कोई मेंबर कब फटेगा? मेंबर तब फटेगा जब उस पर लगेगी एक टेंसाइल लोड। ठीक है? तो एक टेंशन मेंबर की जब डिजाइन की जाएगी तो उसको टीयरिंग स्ट्रेंथ से ही तो डिजाइन करेंगे हम। यानी अगर उस मेंबर की हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है तो दैट लोड कैरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब मान लो कि ये जो PU1 है, इसकी मान लो कुछ वैल्यू है मेरे पास, आ रही है इसकी कुछ वैल्यू मेरे पास 100 और इसकी कुछ वैल्यू आ रही है मेरे पास 150 किलो न्यूटन में वैल्यूज हैं दोनों, क्योंकि दोनों लोड की वैल्यू में। अब मान लो कि मैंने एक लोड लगाया 250 का, तो ग्रॉस एरिया यील्डिंग और नेट सेक्शन रप्चर दोनों के क्राइटेरिया में से वो तो 100 किलो न्यूटन पे जैसे लोड पहुंचेगा तो सबसे पहले ग्रॉस एरिया यील्डिंग हो जाएगी और वो मेंबर वैसे ही फेल कर जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यू कैन से दैट द टेंसाइल स्ट्रेंथ या द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट is same as that of the load carrying capacity of the tension member. The tearing strength of the plate is the same as that of the load carrying capacity of the tension member. ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने तो बिल्कुल हमारी समस्या ही हल कर दी आपने। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि Fy is the yield strength of the tension member, Fu is the ultimate strength of the tension member. हमें ये भी पता है this is the gross cross section area of the tension member and we also know that this is the net cross section area of the tension member. ठीक है? अब समस्या क्या जाएगी सर? समस्या क्या जाएगी? समस्या बहुत बड़ी है। समस्या इसलिए बहुत बड़ी है because we have to calculate the net cross sectional area. अब ये क्या बात हुई सर? एंड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकालना आता है ना हमें? कहाँ आता है? मैं बताता हूँ कि अपने को आता है कि नहीं आता है। देखो, बेसिकली हमारे पास दो टाइप की रिवेटिंग होती है, मैंने इससे पहले बताया था। ये दो टाइप की बोल्टिंग होती है। द फर्स्ट वन इज चेन बोल्टिंग। चेन बोल्टिंग में क्या होता है, ये चेन रिवेटिंग में क्या होता है कि मेरे पास ये जो बोल्ट्स हैं ये सिमेट्रिकली एक फैशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है? दूसरा जो होता है, द सेकंड वन इज स्टैगर्ड बोल्टिंग। स्टैगर्ड यानी जो बोल्ट है वो क्या है, थोड़ा सा एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोज बोल्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ अनइवन मैनर। ये इस तरीके से कुछ बोल्ट्स ऐसे करके कुछ बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। So this is known as staggered riveting and this is known as chain riveting. ये तो सर हमें पता चल गया सर, we understood all this. अब समस्या क्या है सर? देखो, समस्या कुछ नहीं है। अगर ये मेंबर है जिसकी कुछ विड्थ है B और ये मेंबर है जिसकी कुछ विड्थ है B मेरे पास, और ये जो दोनों मेंबर हैं इसकी कुछ मेरे पास थिकनेस अवेलेबल है। ठीक है? इसकी कुछ थिकनेस है, मान लो T इसकी थिकनेस है। तो क्या होगा कि अब जब रप्चर होता है, नेट सेक्शन रप्चर का जब क्राइटेरिया जब हमारे पास सामने आता है तो हमारे पास चेन रिवेटिंग में तो कोई समस्या नहीं है। वी डोंट हैव एनी इश्यूज इन चेन रिवेटिंग बिकॉज
चेन रिवेटिंग डील्स विथ ओनली वन सेक्शन, ये सिर्फ एक ही सेक्शन के साथ डील करेगा, जो सेक्शन ये है एक्स एक्स। अब देखो तुम कोई भी सेक्शन ले लो, चाहे ये वाला सेक्शन ले लो, चाहे ये वाला सेक्शन ले लो, चाहे ये वाला सेक्शन ले लो, किसी भी सेक्शन पे अगर आप लोड कैरिंग कैपेसिटी को निकालोगे तो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम होने वाली है। मान लो इसको वाई वाई सेक्शन लिया, इसको जेड जेड सेक्शन लिया, तो इन तीनों ही सेक्शन में द नेट सेक्शन रप्चर से जो क्राइटेरिया बन रहा है दैट इज ए नेट मल्टीप्लाइड बाय 0.9 टाइम्स FU डिवाइड बाय 1.25। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन तो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट पोर्शन, बट दिस पोर्शन डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कनेक्शन, है ना, ज्योमेट्री ऑफ द कनेक्शन। और ए नेट की वैल्यू को मैंने अभी आपको पिछली बार निकाल के दिखाया था। जैसे इस केस में ए नेट की वैल्यू कितनी होगी, b माइनस 2 टाइम्स फाई मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, अब b क्या है, b इज द ओवरऑल विड्थ ऑफ द मेंबर, t इज द थिकनेस ऑफ द मेंबर एंड फाई इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ bolt, phi is this. Okay, so we can very easily get that a net की जो वैल्यू है, this a net can be very easily defined by this relation। इस रिलेशन को मैं आप बॉक्स में पुट अप कर देता हूं जिससे आप इसको लिख सकें। देखो बहुत आसान है, हमें एक्स एक्स के लेवल पे यानी एक्स एक्स के क्रॉस सेक्शन पे, हमें एक्स एक्स के क्रॉस सेक्शन पे, जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है एक्स एक्स, ये वाला एक्स और एक्स, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पे हमें क्या करना है, इसकी क्रॉस सेक्शनल अगर हम इसको देखें, एक्स एक्स के अबाउट अगर हम इसको देखें तो हाउ डज इट लुक, पहले एक बार उसको आप लोग देख लेते हैं, हाउ डज इट लुक। एक्स एक्स के अबाउट अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली दिस क्रॉस सेक्शन लुक्स लाइक दिस। ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, जहां पे ये दो बोल्ट होल है हमारे पास, एक बोल्ट होल ये है और एक बोल्ट होल ये है। ठीक है, तो इन बोथ दीज बोल्ट होल वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये जो बचा हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमें कैलकुलेट करना है ए नेट में। ठीक है, तो अगर ये ओवरऑल विड्थ है कुछ b और ये जो दो डायमीटर है इसकी कुछ डेप्थ है फाई और फाई, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इस रेक्टेंगल के ओवरऑल एरिया में से अगर आप इसका अगर इफेक्टिव एरिया अगर आप कैलकुलेट करें इस रेक्टेंगल का, तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, है ना। अब देखिए अचंभे की बात क्या है कि चेन रिवेटिंग के केस में आप कोई भी सेक्शन ले लें, चाहे एक्स एक्स ले लें, चाहे वाई वाई ले लें, चाहे जेड जेड ले लें, इन तीनों ही सेक्शन में जो ए नेट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो ए नेट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख लो, तीनों सेक्शन एक दूसरे से आइडेंटिकल है, कोई समस्या नहीं जाएगी आपको। ठीक है, अब आते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग में। यहाँ पे कैच है, क्यों कैच है मैं बताता हूँ। जब मान लो कि आई हैव दिस एरिया क्रॉस सेक्शन, आई हैव दिस क्रॉस सेक्शन, इसका नाम रख दिया कुछ एक्स एक्स, देन आई हैव दिस क्रॉस सेक्शन, इसका कुछ नाम रख दिया। अब इसका नाम क्या है हम लोगों को अलग तरीके से रखना पड़ेगा। लेट्स कॉल दिस A B C, then call this point D and call this point E। ठीक है, तो now in this case यानी in the staggered case we have got two possibilities। कौन सी दो पॉसिबिलिटी, देखो फेलियर प्लेन की दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएंगी। वी हैव गॉट टू पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर प्लेन्स। ठीक है, पहली जो पॉसिबिलिटी है दैट पॉसिबिलिटी इज फेलियर थ्रू द ABC सेक्शन, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट इज फेलियर थ्रू ABDE सेक्शन। ठीक है, ये देखो या तो ABC यानी सीधा फेलियर हो सकता है, ठीक है, या तो ये ऐसा फेलियर हो सकता है सीधा हो जाए ABC ऐसा, और या तो ये ABDE ऐसे में फेल करे। ठीक है, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो सर ये ऐसा भी हो सकता है ABD और ये बोल्ट लेके फिर ऐसे में टूट जाए। देखो थिंक रैशनली, थिंक लॉजिकली, जब भी कोई स्टैगर्ड बोल्टेड कनेक्शन टूटेगा तो वो उन दोनों बोल्ट्स की
वजह से टूटेगा जो एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में है। प्रॉक्सिमिटी यानी आसपास में है। जो ये जो दो बोल्ट हैं बी और डी एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में है, तो इन दोनों के पास पास होने की वजह से ही ये नया फेलियर प्लेन जनरेट हो रहा है। अब ये और ये, अगर ये वाला बोल्ट और इस वाले बोल्ट को देखें तो ये दोनों बोल्ट हैं, ये काफी ज्यादा दूरी पे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वी कैन नॉट कंसिडर दिस बोल्ट, वी हैव टू कंसिडर ओनली दोज बोल्ट्स विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर इन ऑर्डर टू डिफाइन फेलियर प्लेन्स। तो मोस्टली आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। जब भी आपको ऐसा कुछ स्टैगर्ड रिवेटिंग कुछ दी हुई हो तो आपको मोस्टली ये कोशिश करनी है कि पास पास के दो जो रिवेट्स हैं उन्हीं की मदद से फेलियर प्लेन को कंसिडर किया जाए, ठीक है। बाई चांस अगर कुछ एक स्पेशल केस आता है तो वो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जिससे फेलियर हो सकता है। अब देखो ए बी सी जो पॉसिबिलिटी है ये तो काफी आसान है। इसके लिए ए नेट की वैल्यू देखो, ए नेट की वैल्यू ए बी सी के लिए बिल्कुल सेम है जैसे कि चेन रिवेटिंग में होती है, यानी b माइनस फाइव इंटू टी। ये ए बी सी के लिए मेरे पास चेन रिवेटिंग की वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ए बी डी ई के लिए क्या होती है चेन रिवेटिंग की वैल्यू। अब देखो ए बी डी ई एक अजीब और गरीब समस्या से जूझ रहा है। ये सेक्शन एक अजीब और गरीब समस्या से जूझ रहा है। समस्या क्या है? समस्या इज द इंक्लाइंड लेग प्रॉब्लम। इंक्लाइंड लेग प्रॉब्लम। इंक्लाइंड लेग कौन सा है इसमें? बी डी। देखो बाकी सब में तो क्या है, ये जो सेक्शंस है ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है। बट इन दिस सेक्शन दिस बी डी लेंथ इज इंक्लाइंड। बी डी लेंथ इज इंक्लाइंड। अब जब बी डी लेंथ इंक्लाइंड है हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये ए नेट में जो हम ए नेट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इसमें इस इंक्लाइंड लेग को भी तवज्जो देने की जरूरत है। तवज्जो मतलब इस इंक्लाइंड लेग को भी महत्व देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है इंक्लाइंड लेग को। तो इंक्लाइंड लेग को इंपॉर्टेंस कैसे देंगे? तो देखो सबसे पहले तो जो नेचुरल फॉर्मूला था दैट इज b माइनस 2 देखो यहाँ पे क्यों 2 हुआ? क्योंकि एक बोल्ट ये लगा है, दूसरा बोल्ट ये लगा है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी जो सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ सिंगल बोल्ट लगा है, ठीक है। दैट इज वाई वी यूज्ड b माइनस 5। ओनली एक बोल्ट के डायमीटर को माइनस करना पड़ा। लेकिन ए बी डी ई अगर हम कंसिडर करेंगे इस पाथ को या इस फेलियर प्लेन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 2 bolts. That is why we are going to deduct the diameter of both these bolts from the overall width. ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमें इस इंक्लाइंड लेग को क्या करना है? इसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस इंक्लाइंड लेग को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये पिच है, अगर दिस इज द पिच एंड दिस इज द गेज G, then depending on the pitch and gauge we can very easily add a new term that is p square by 4g. p square by 4g. अब ये p square by 4g क्या है सर? देखो this term has been suggested by the code to be added while calculating the net area of cross section in order to acknowledge the presence of an inclined leg. यानी आप ये देखो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को ढंग से देखूं तो इस फॉर्मूले में देखो विड्थ तो कांस्टेंट है मेरे पास, विड्थ इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। फाई रिप्रेजेंट्स द कि n फाई, अगर हम यहां पे 2 फाई है, लेकिन जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स आते चले जाएंगे तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बोल्ट्स। कितने बोल्ट आ गए ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो आखिरी वाला टर्म होगा दिस डिपेंड्स ऑन द इंक्लाइंड लेग। दिस डिपेंड्स ऑन द इंक्लाइंड लेग, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ बोल्ट, इंक्लाइंड लेग, ये जो दोनों हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये बढ़ जाएंगे तो ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इंक्लाइंड लेग जितने ज्यादा होंगे उतनी ए नेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि
थिकनेस भी कांस्टेंट है और विड्थ भी कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों मेंबर की प्रॉपर्टीज हैं। बोथ ऑफ देम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस सेक्शन। वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन ये नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं और नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग्स देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो क्रॉस सेक्शन निकालना है जिसके लिए ए नेट की वैल्यू मिनिमम हो। समझ रहे मेरी बात को? वी हैव टू फाइंड आउट दैट क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ पे एक ए नेट की वैल्यू मान लो दिस इज ए नेट 1, दिस इज सम ए नेट 2। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर बोथ दीज वैल्यूज। ये ए नेट 1 की वैल्यू ज्यादा है या फिर ए नेट 2 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, वी आर गोइंग टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, उस मिनिमम वैल्यू का उपयोग फिर किया जाएगा किस फॉर्मूले में? टू फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टेंशन मेंबर, दैट इज ए नेट। जैसे मान लो कि ए नेट 2 हमारे पास यहां मिनिमम है, या फिर अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, ए नेट मल्टीप्लाइड बाय 0.9 टाइम्स एफ यू डिवाइडेड बाय 1.25, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया अबाउट विच द फेलियर मे हैपन, एंड corresponding to this minimum area we are going to get the value of load carrying capacity which is minimum, यानी इससे अगर जैसे ही लोड इसके बराबर पहुंच गया, इस कम से कम इतनी लोड तक पहुंच गया, तो वो क्या करेगा that section is going to fail by net section rupture. That section is going to fail by net section rupture. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा। हमने नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने की कोशिश की थी। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जिससे हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पता चले, जो कि नेट सेक्शन रप्चर के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दो केसेस देखे, एक चेन रिवेटिंग का केस देखा, एक स्टैगर्ड रिवेटिंग का केस देखा। फिर हमने क्या देखा कि चेन रिवेटिंग के केस में हम डायरेक्टली विड्थ में से नंबर ऑफ बोल्ट होल को माइनस करके थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। फिर हमने स्टैगर्ड रिवेटिंग का केस देखा, तो स्टैगर्ड रिवेटिंग में हमने क्या देखा कि हमारे पास हमें सबसे पहले फेलियर प्लेन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और इन फेलियर प्लेन के बेसिस पे हमें नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने की जरूरत है। यहाँ पे एबीसी जो फेलियर प्लेन था, इसमें इंक्लाइंड लेग नहीं था, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। इसके लिए तो हमें सीधे वही फॉर्मूला है जो कि चेन रिवेटिंग का फॉर्मूला आएगा, और इंक्लाइंड लेग जहां अवेलेबल है वहां पे हमें क्या है, इस एडिशनल टर्म को p²/4g, ये जो टर्म है, इस टर्म को मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मुझे ए नेट की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और फिर ए नेट 1 और इस ए नेट 2 को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसका उपयोग करके हम PU2 यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी को नेट सेक्शन रप्चर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हमें ये PU2 की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर इसको PU1 से कंपेयर करेंगे। PU1 क्या है? PU1 इज द ग्रॉस एरिया यील्डिंग क्राइटेरिया से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं, उस क्राइटेरिया से हम फिर से एक वैल्यू निकालेंगे, और फिर उन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके फिर बता पाएंगे कि इस कनेक्शन की टियरिंग स्ट्रेंथ क्या है, या फिर इस टेंसाइल मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टेंशन मेंबर। अब हम एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो काइंडली राइट डाउन अ क्वेश्चन। ओके, so basically we have to calculate the अच्छा, एक बात और, ये जो है ना, दिस इज नॉट एक मैंने यहाँ पे शायद एक गलती कर दी। दिस इज नॉट द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, दिस इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। यहाँ पे ये चीज मैं शायद गलत बता दी आपको। दिस इज डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, इसको सुधार लेना,
ठीक है, दिस इज डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। क्या मैंने इससे पहले आपको बताया था, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल कुछ नॉर्मल डायमीटर से कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। ये कनेक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, दिस इज नॉट द नॉमिनल डायमीटर, काइंडली करेक्ट इट इन एवरी रिलेशन। सभी रिलेशनों में हमें ये फाई नहीं लेके चलना, DH इसमें पुट कर दीजिए। DH इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, DH is the diameter of bolt hole, ठीक है। we do not use the normal diameter, we use the diameter of bolt hole, ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटी सी चेंज थी। सो बाकी सब सेम रहने वाला जो मैंने अभी बताया था। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम A net, ठीक है। और ये कुछ फिगर दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने बना देता हूँ। Basically we are given this member, there is a tension member, this is a tension member which we are given, and then we are given bolts, that is there is one bolt over here, one bolt over here, there is one bolt over here, one bolt over here। ये 4 बोल्ट है हमारे पास यहाँ पे। फिर उसके बाद वी आर गेटिंग, ये एक सेक्शन है जिसके अबाउट अगर हम इसको, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया। क्या होता है ना, अभी डिटेल को पहले शो करना जरूरी है कि पिच और गेज की कितनी दूरियां हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है ये, अब ये सही है। ओके, ऑलराइट। सो दीज आर द प्लेसमेंट्स ऑफ द बोल्ट। ये हमारे पास एक टेंशन मेंबर है जहां पे दोनों तरफ से लोडिंग लग रही है, आगे और पीछे। नाउ व्हाट इशू इज गोइंग टू हैपन इज दैट ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 60 mm, यहाँ ऊपर वाली डिस्टेंस, देन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 60 mm, बीच वाली, फिर ये वाली डिस्टेंस 120 mm, फिर ये 60 और ये 60, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 60 है, और नीचे की जो दोनों डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों के दोनों 60 mm है, और जो बीच वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 120 mm, ओके। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एक और डिस्टेंस है यहाँ पे, वी नो दैट दिस इज 50 mm। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल इसकी विड्थ कितनी होगी? देखो आराम से बता सकते हैं सर, ओवरऑल विड्थ कितनी होगी। ओवरऑल विड्थ विल बी इक्वल टू 60 + 60 प्लस 120 + 60 + 60 विच कम्स आउट टू बी 120, ये दोनों मिला के 120, ये दोनों मिला के 120, तो 120 × 3 इज इक्वल टू 360 mm। This is the overall width of the plate. Now the thickness of the plate is given in the question itself, that is thickness of the plate is equal to 10 mm, and diameter of bolt hole is also given, that is 22 mm। 22 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट होल भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना है मिनिमम ए नेट की वैल्यू को। क्या निकालना है हमें मिनिमम ए नेट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिनिमम ए नेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ दीज बोल्ट्स इन अ बिगर फैशन सो दैट इट इज easier for you to visualize it, okay? So in basic term this looks like this। तो अगर मैं ये 2 लाइनें बनाऊं, ऐसी थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं जिससे आसानी हो समझने में। अगर मैं ये 2 लाइनें बनाऊं और यहाँ पे मैं ये ऊपर वाला सेक्शन बनाऊं, यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन बनाऊं, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन था, मुझे 4 बोल्ट गिवन थे, फिर मैं बना देता हूँ 4 बोल्टों को। एक बोल्ट ये गिवन है,
ठीक है, एक बोल्ट ये गिवन है, फिर ये बोल्ट थोड़ा दूरी पे है और ये बोल्ट ये गिवन है, ठीक है। अब ओके, नाउ what we have to identify is, first of all we are going to name these points। हम हर पॉइंट को एक एक नाम देंगे। तो ये इसको A कह देते हैं, B कह देते हैं, C कह देते हैं, D कह देते हैं, E कह देते हैं, सॉरी इसको E कह देते हैं, इसको F कह देते हैं, इसको G कह देते हैं, इसको H कह देते हैं। ओके सर, ओके, सो वी हैव गॉट 2 लाइन ऑफ बोल्ट्स। फाइन देन, फाइन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किस सेक्शन के अबाउट ये बोल्ट पोटेंशियल फेलियर प्लेन्स कौन से फेलियर प्लेन्स कौन से तो आपके हिसाब से फेल कहां से हो सकता है। तो देखिए, एक तो मेरे को सामने दिखाई दे रहा है कि ABCD एक फेलियर प्लेन है। सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि EFGH से फेल हो जाए। बिल्कुल सही बात है, नो इश्यूज। अब देखो क्या है, अगर मैं ABCD लेके चलूं या EFGH लेके चलूं, इन दोनों ही केसेस में जो A नेट की वैल्यू आएगी ये सेम आएगी। और वो A नेट की वैल्यू कितनी होगी? दैट A नेट की वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसके लिए जो A नेट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट A नेट की वैल्यू विल बी इक्वल टू B माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट इनटू थिकनेस। दिस इज द A नेट वैल्यू। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए सेम आ रही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब लोग दूसरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉसिबिलिटी। अब देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी लुक्स लाइक दिस। वी कैन मूव टू दिस पाथ, दैट इज वी कैन मूव फ्रॉम A to B to F to C to D। फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। और वी कैन मूव फ्रॉम लाइक दिस, दैट इज द फेलियर कैन हैपन लाइक दिस, और A to B to G to C to D, ठीक है। ये दूसरा वाला हो गया हमारे पास। तो जो दूसरा लेग है हमारे पास, A से G, B से G और G से C, ठीक है। अब देखो तुम, ये इन दोनों केसेस में मेरे पास जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास कुछ गिवन है 60 mm, ये डिस्टेंस मेरे पास 120, ये तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास कि दिस डिस्टेंस इज 120, दिस इज अगेन 60 एंड दिस इज अगेन 60, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 50 mm इन द क्वेश्चन। नो इश्यूज इन दिस। ओके सर। सो सर इसके आप जरा निकाल के दिखाओ B, ये A नेट की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो, सबसे पहले तो इन दोनों ही केसेस में कितने बोल्ट होल आ रहे हैं? 1, 2 और 3। तो 3 तो बोल्ट होल हो गए, ठीक है। प्लस अब आप लोग नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग्स देख लेते हैं। तो एक तो देखो सर, ये इंक्लाइंड लेग है BF, एक इंक्लाइंड लेग है BF, और दूसरा इंक्लाइंड लेग है सर ये FC। 2 इंक्लाइंड लेग है सर। ओके, तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। इस इंक्लाइंड लेग के लिए, यानी BF जो इंक्लाइंड लेग है, इसके लिए P²/4G का जो रिलेशन है उसको अपन लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो P²/4G में हमारे पास अगर लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये P लग रहा है, तो हमें मालूम है कि पिच इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, एंड दिस इज गेज, ठीक है। गेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बोल्ट। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम BF, यानी ये जो BF जो इंक्लाइंड लेग है, इस BF इंक्लाइंड लेग के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, तो एक एडिशनल फैक्टर जो हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स G, एंड G इज इक्वल टू 60। ओके सर, यही बोल रहे थे आप इसके पहले वाले प्रॉब्लम में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। अब अगर ये चीज हमें समझ में आ गई है, तो एक और टर्मिनोलॉजी हमें ऐड करनी पड़ेगी इसी रिलेशन में। वो क्या होगी? टू इनकलकेट, टू रिप्रेजेंट दिस लेग, दैट इज FC। ये जो FC लेग है, इसको अगर हमें कंसिडर करना है, तो दैट लेग इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड बाय अनदर
फैक्टर दैट इज 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 50 का स्क्वायर हो गया और ये ओवरऑल लेंथ कितनी हो गई 120 प्लस 60 दैट इज 180. So this overall length is equal to this, and then we multiply the entire thing, this entire thing, to the thickness of the plate. Okay sir. So how is this happening sir? How is this happening? देखो always remember ये जो terms है ना, ये जो term है, ये term, the number of terms which we are going to add depends on the number of inclined legs. Here यानी अगर हम ए बी ये वाले पाथ को लेके चलें, ए बी एफ सी डी वाले पाथ को लेके चलें, तो वी हैव गॉट टू इंक्लाइन लेग्स बी एफ एंड एफ सी. तो इन दोनों के ही करस्पॉन्डिंग हमें पी स्क्वायर बाय 4g की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसको इस टर्म से यानी बी इफेक्टिव वाले टर्म में ऐड कर देना है. ठीक है, तो जितने ज्यादा इंक्लाइन लेग बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा इसकी ये क्या बोलते हैं ए नेट की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी. मेरी बात समझ रहे हो? इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की थी. देखो याद करो, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दैट जितने ज्यादा इंक्लाइंड लेग होंगे, यानी ये जो वैल्यू है ये एक इंक्लाइंड लेग के लिए है. अगर मान लो एक से ज्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर इंक्लाइंड लेग के लिए पी स्क्वायर बाय 4g की वैल्यू को इसी में ऐड करना पड़ेगा. तो एक काम कीजिए, इसके सामने एक नया सिंबल ऐड कर लीजिए जो कि इसका होता है समेशन का. समेशन मतलब क्या होता है कि इस जैसे जितने भी टर्म होंगे उनको यहां लिखा जाएगा और फिर उनसे क्या होगा, उनको फिर ऐड कर दिया जाएगा एक दूसरे से. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द समेशन साइन मीन्स. ठीक है, ओके सर. अब आप सर ये कह रहे हैं कि ए बी जी सी डी ये भी सिमिलर है ये दोनों के दोनों जो फेलियर लेग्स हैं. हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सिमिलर है. कैसे सिमिलर है कि देखो ये जो बीजी लेग है, ये जो बीजी लेग है, दिस बीजी लेग इज सिमिलर टू दैट ऑफ एफसी लेग. दिस बीजी लेग इज सिमिलर टू दैट ऑफ एफसी लेग. तो यानी एफसी की जगह पे आ जाएगा बीजी और जीसी जो है इसकी जगह पे आ जाएगा बीएफ. तो यानी जीसी की जगह पे आ जाएगा बीएफ एंड स्टिल द नंबर ऑफ बोल्ट होल इज स्टिल 3. तो ये जो ए नेट की वैल्यू इन दोनों पाथ के लिए जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो ए नेट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी. ठीक है, तो इसलिए दो अलग अलग केसेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी. ठीक है, अब देखो आप एक मेरी बात समझना, ये हो गए दोनों केसेस हमारे पास, केस नंबर 1 और केस नंबर 2. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू दिस केस दैट इज okay. So I am going to move forward to this case. अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं. तो हमने दो तो लेग लिए थे, कौन से हमने ए बी सी डी ले लिया था, ई एफ जी एच ले लिया था, ए बी एफ सी डी ले लिया था, ए बी जी सी डी ले लिया था हमने. नाउ अगला हम लोग केस लेके चलते हैं. अगला जो केस है दिस इज ए बी एफ जी एच. ये एक केस है ए बी एफ जी एच. ठीक है, ये एक केस है. ठीक है, सिमिलरली एक केस और कौन सा बन सकता है, आप खुद सोचो. एक केस बन सकता है हमारे पास ये वाला ए बी जी एच. ए बी जी एच. ठीक है, फिर और कौन सा केस बन सकता है इसमें, बस आई डोंट थिंक any other case is possible. ABGH, I don't think any other case is possible. I don't think. अगर आपको और कोई केस इसमें नजर आ रहा है तो आप उसका केस को भी बना के आप एक बार कैलकुलेट करें, पर I don't think these are the prominent cases which may be seen. Okay. अब देखो इसके केस में ABFGH. अब इसमें डायरेक्टली हम इसकी B की वैल्यू को लिखेंगे. इसमें 3 बोल्ट होल है और एक इंक्लाइंड लेग है. कौन सा इंक्लाइंड लेग है,
इंक्लाइन लेग 50 स्क्वायर बाय 4 टाइम्स 60 के बराबर, ठीक है। और ए बी जी एच को अगर हम देखें, ए बी जी एच को, तो इसमें मेरे पास है 2 इंक्लाइन लेग और ए बी जी एच, और जो 2 बोल्ट्स हैं, और जो इंक्लाइन लेग है वो है बी स्क्वायर डिवाइड बाय 120 प्लस 60 ये 60 है, ये 120 है यहाँ तक का, है ना। तो 60 प्लस 120 इज 180, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 180, सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है सर, इन सभी वैल्यूज को यानी 1, 2, 3 एंड 4 इन सभी केसेस में हम डायरेक्टली ए नेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अच्छा सर, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम गेट का बाकी पेपर छोड़ दें, है ना। आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन बताया हमें, तो इसको सॉल्व करने में इतना समय लग जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर। तो ये अप्रोच तो काम नहीं करेगी, ये अप्रोच तो काम नहीं करेगी। हाँ, इसका मतलब तुम लोग समझदार हो गए हो, इसका मतलब तुम लोग समझदार हो गए हो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द गेट अप्रोच। गेट की अप्रोच क्या होगी, गेट की अप्रोच क्या होगी, गेट की अप्रोच ऐसी होगी कि इन द गेट अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल, in the gate approach first of all we are going to, in the gate approach first of all we are going to okay, अब मैं गेट की अप्रोच यहाँ पे आपको बताता हूँ नीचे, ठीक है, ध्यान से। ओके, ऑलराइट। इन द गेट अप्रोच, जो गेट की अप्रोच होगी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ बोल्ट होल और नंबर ऑफ इंक्लाइन लेग्स ये कितने हैं, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो पॉसिबिलिटी तो हम वही रखने वाले हैं, यानी इसके पहले वाले में जैसे हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमें लेकिन ये डायरेक्टली पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ गिनना क्या है, हमें गिनना है कि हर उसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट है और कितना इंक्लाइन लेग्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक पाथ है ए बी सी डी, तो इसमें नंबर ऑफ इंक्लाइन लेग्स और नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, ए बी सी डी में हमारे पास 2 बोल्ट होल है और नंबर ऑफ होल्स है 2 बोल्ट होल है, और इंक्लाइन लेग कितने हैं, 0 है। सिमिलरली अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो अगले वाले केस में अगर मैं देखता हूं इसको, तो अगर मैं मान लो कि अब ये जो है ये सिनेरियो किसके लिए वैलिड है, इन दोनों के लिए वैलिड है, ई एफ जी एच के लिए भी यही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले अगर आप लोग केस को देखें, तो मान लो कि ए बी एफ सी डी, इसको लेके चले ए बी एफ सी डी, इसमें नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग कितने हैं, 2, ठीक है। सिमिलरली इसी के लिए हमने बताया था कि ए बी जी सी डी भी यही केस बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ये वाला सिनेरियो वैलिड है कि नहीं। अब हम लोग बाकी के दोनों पे आ जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, कौन से, ए बी एफ, एक मिनट इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अगले वाले पे आ जाते हैं, दैट इज ए बी एफ जी एच। इसमें देखते हैं ए बी एफ जी एच, तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास ये जो बोल्ट है इसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट होल है, 3, इसमें कितने इंक्लाइंड लेग है, 1, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आखिरी पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई थी, दैट वाज लास्ट पॉसिबिलिटी वाज, आखिरी पॉसिबिलिटी कौन सी थी, देखते हैं, जो हमने यहां देखी थी, ए बी जी एच, यानी ए बी जी एच, ये वाली पॉसिबिलिटी हमने देखी थी, उसको आप और लिख लो यहां पे, ए बी जी एच, ओके। तो ए बी जी एच को अगर मैं देखूं, तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग कितने हैं, 1,
ओके सर, ओके, आप तो सर हम चैंपियन बन गए। क्यों? क्योंकि सर आपने इसके पहले वाली स्लाइड में ही हमें बताया था कि नंबर ऑफ बोल्ट होल जहां ज्यादा होते हैं वहां ए नेट की वैल्यू कम होती है, और नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग जहां ज्यादा होते हैं वहां ए नेट की वैल्यू ज्यादा होती है। ओके सर, ओके सर, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बोल्ट होल जो है ये मेरे पास क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, और इंक्लाइन लेग जो है ये मेरे पास होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट होल जहां सबसे ज्यादा होंगे वहां ए नेट की वैल्यू सबसे कम होगी, और हमें ए नेट की वैल्यू भी निकालनी है जो सबसे कम है। इंक्लाइन लेग जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ए नेट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमें इंक्लाइन लेग को सबसे कम रखना है, यानी जिसमें सबसे कम इंक्लाइन लेग्स है और जिसमें सबसे ज्यादा बोल्ट होल है जिस पॉसिबिलिटी में, उस पॉसिबिलिटी को ही हमें सॉल्व करना है। अब जैसे यहां देख लो, यहां पे नंबर ऑफ बोल्ट होल यहां पे 3 है, इंक्लाइन लेग यहां पे कितने हैं, 2 है, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, 3 है, इंक्लाइन लेग कितने हैं, 1 है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेबल, ये सबसे फेवरेबल केस बनेगा, क्योंकि इसमें बोल्ट होल सबसे ज्यादा है लेकिन इंक्लाइन लेग सबसे कम है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसके केस में अब हम सिर्फ इसी केस के लिए पीयू की ए नेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बाकी के केसेस के लिए नहीं करेंगे, बाकी के केसेस के लिए नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ऐसा है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, हम इसके साथ साथ में एक और चीज भी कर सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट दिस फॉर, वी कैन कैलकुलेट एन ए नेट ऑल्सो फॉर दिस केस, फॉर सेफ्टी पर्पसेस, फॉर चेकिंग पर्पसेस। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी बोल्ट होल मैक्सिमम है। देखो जब बोल्ट होल 2 है तो इंक्लाइन लेग 0 या 1, ये 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, और जब बोल्ट होल 3 है तब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये एक तो ये, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज से जो ए नेट की वैल्यू मुझे मिलेगी, ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी और नीचे वाली पॉसिबिलिटी, ये जो ए नेट की जो वैल्यू मिलेगी, मान लो इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, तो फिर इन दोनों में से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इन दोनों में से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, और इस मिनिमम वैल्यू का उपयोग करके फिर हम पीयू की वैल्यू को निकालते हैं, दैट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज द गेट अप्रोच, दिस इज द गेट अप्रोच। होप यू पीपल अंडरस्टूड द एंटायर जिस्ट। देखो इस तरीके से गेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। गेट के क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व नहीं करते जो मैंने पहले बताया था, नो नो, उस तरीके से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना गेट को। ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे अभी आपको बताया था। ठीक है, गेट के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने हैं तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट लेना है और मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, सो दिस वाज ऑल। मतलब मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा गेट में टेंशन मेंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिकॉज टेंशन मेंबर का ये सबसे डिफिकल्ट ही आप मान के चलो जो क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क मैं एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन द क्लास, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द फाइनल आंसर। इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको और प्रैक्टिस मिलेगी। फाइंड द नेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ द प्लेट। देखो अब ये यहां पे बात है, नेट इफेक्टिव विड्थ क्या होती है? ए नेट निकालते समय जिस विड्थ को हम लोग लेके चलते हैं, ये जो वैल्यू होती है ना ये विड्थ की, दिस विड्थ इज नोन एज द नेट इफेक्टिव विड्थ, दिस विड्थ इज नोन एज द नेट इफेक्टिव विड्थ। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट इफेक्टिव विड्थ, और इसके लिए मैं ये क्रॉस सेक्शन यहां बना रहा हूं अभी तुम्हारे सामने। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। काइंडली मेक दिस क्रॉस सेक्शन। Okay, so there are 3 bolt holes. There are 3 bolt holes.
one is over here, the other one is over here, and the other one is over here. Okay, and the distance between these bolt holes is also given. This is 100 mm, this is 100 mm, this is 50 mm, this is 50 mm. Okay, and this is the entire tension member which we have to do. एंड यहाँ फोर्स लग रही है, टेंसाइल फोर्स लग रही है. ये जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 50 mm. ये फिर 50 mm के बराबर है. ओके, सो नाउ लेट अस नेम दीज points, that is A, B, C, D, E, F and G. Okay sir, okay sir. Now what we are trying to do is this, that अगर यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है दोनों जगह पे, तो हमें पता करना है कि फेलियर के वक्त में जो ए नेट की वैल्यू है वो मिनिमम किस क्रॉस सेक्शन पे आएगी. ओके, अब इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है खुद. कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले में. यू हैव टू फाइंड द सबसे पहले तो पॉसिबल फेलियर प्लेन्स को हम आइडेंटिफाई करें. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि बोल्ट होल्स कितने हैं उस प्लेन में. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने इंक्लाइंड लेग हैं उस प्लेन में. एंड बेस्ड ऑन बोथ दीज इंटरप्रिटेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए नेट. ठीक है, सॉरी बी इफेक्टिव, क्योंकि इस क्वेश्चन में बी इफेक्टिव की वैल्यू पूछी गई ना, ए नेट की वैल्यू तो पूछी नहीं गई, तो हमें बी इफेक्टिव की वैल्यू को निकालना है. तो द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम जो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको चेक कर सकें. द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज दैट बी इफेक्टिव या बी नेट कम्स आउट टू बी 237.5 mm. ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि द फाइनल आंसर विल अकर एट एन अननोन सेक्शन. अननोन सेक्शन मतलब ये आपको पता करना है. आई वोंट टेल यू दिस, जो मैं आपको अभी बताने वाला था, पर मेरे दिमाग में अचानक से कहीं से कोई आवाज आई कि नो 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 नो, ये तो पाप हो जाएगा, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता. नो नो नो, यू हैव टू फाइंड इट. नहीं तो आप पूरा का पूरा जो खेल है, ये जो पूरा खेल यहाँ मैंने अभी समझाया था, इस पूरे खेल को खेलोगे ही नहीं. यू डायरेक्टली यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. मैं फाइनल आंसर आपको बता दिया कि द फाइनल आंसर इज ऑफ बी इफेक्टिव इज 237.5 mm. ठीक है, नाउ फाइंड आउट एट विच सेक्शन इट हैपेंस. You have to find out on your own. Fine. So with this mark, I would like to wind up with the topic of tension member. I don't think that any other question or any other type of question is left. ठीक है, अब देखिए सीमाएं असीमित है ना. क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े भी बनाए जा सकते हैं, पर एट द लेवल ऑफ गेट एंड कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चन pattern and the nature of the examination, I don't think that anything beyond this point may be asked from this topic. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई भी चीज वो लोग पूछेंगे आपके उसमें. ठीक है, so with this I would like to wind up with the topic of tension member. Tension members is complete. I congratulate you people for successfully completing this topic. Hope you people solve all the previous year questions relating to tension member. एंड अगला जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा दैट विल बी कंप्रेशन मेंबर. पर क्योंकि ये काफी बड़ा वीडियो पहले ही हो गया है और कंप्रेशन मेंबर को मैं एक सीक्वेंस में शुरू करना चाहता हूं, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद कंप्रेशन मेंबर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो फॉर टुडे आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट इनफ टू लिसन टू मी. और ये डायलॉग मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा, क्योंकि आप इतने धैर्य रख के पूरा का पूरा लेक्चर सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको अगर मेरी बताई हुई चीजें पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं तो नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए. जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये पूरी लेक्चर सीरीज. ठीक है,
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर भी धीरे से जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आई विल बी थैंकफुल टू यू and thank you for viewing this video. I'll be meeting you in the next lecture of this. We are going to start off with compression member in the next lecture. Thank you.